हम भ्रंश टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें भ्रंश का अर्थ और भ्रंश से जुड़े विभिन्न पारिभाषिक शब्दावलियों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भ्रंशों के प्रमुख प्रकार और भ्रंश की घटनाओं से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की प्रमुख स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती है। तो देखिए, भ्रंश निर्माणकारी बलों की दिशा तथा मात्रा में पर्याप्त विषमता, भिन्नता और विविधता मिलती है, जिसके कारण या जिसके आधार पर भ्रंशों को हम निम्नलिखित प्रकार में बांट सकते हैं। चूँकि भ्रंश की उत्पत्ति और उसके विस्तार में मुख्य भूमिका उस धरातल के स्वरूप, प्रकृति और जो आंतरिक तनावमूलक बल है उसकी सक्रियता और अवधि पर निर्भर करता है, और उन्हीं के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के भ्रंशों का निर्धारण होता है। तो भ्रंश मुख्यतः कौन कौन से हैं, इसमें हम देखेंगे। एक तो है सामान्य भ्रंश, जिसको हम नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। जब सेलों में दरार आविर्भाव के फलस्वरूप अलग होने वाले दोनों सेल खंडों यानी चट्टानों के खंडों के विपरीत दिशा में स्थानांतरण द्वारा निर्मित भ्रंश को सामान्य भ्रंश कहते हैं, जिसमें शीर्ष भित्ति या निलंबी भित्ति अधिक्षेपित खंड की ओर होती है, अर्थात भ्रंश तल के साथ नीचे की ओर सरक जाती है। सामान्य भ्रंश द्वारा निर्मित कगार को भ्रंश कगार कहते हैं। तो सामान्य भ्रंश से हमारा तात्पर्य, जब तनावमूलक बल के कारण एक धरातल, बीच वाले धरातल का एक भाग यदि नीचे धंस जाए, उस अवतलित हो जाए, तो जो खड़ा उत्थापित भाग है उसका जो किनारे वाला भाग, जिसको हम भ्रंश कगार भी कहते हैं, तो इसमें अत्यधिक तनावमूलक बल की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य कमजोर धरातल वाले भाग में जब तनावमूलक बल या तनावमूलक शक्तियाँ कार्य करती है, तो धरातल में एक बहुत बड़ी खाई या दरार बढ़ जाती है, और इस प्रकार के आकृति को हम सामान्य भ्रंश का उदाहरण मान सकते हैं, और उससे उत्पन्न कगार को भ्रंश कगार की घटना कह सकते हैं। दूसरा है उत्क्रम भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट या विलोमी भ्रंश भी बोलते हैं इसको। सेलों में दरार उत्पन्न होने के फलस्वरूप अलग होने वाले खंड आमने सामने स्थानांतरित होकर खिसकते हैं, तो उसे उत्क्रम भ्रंश कहते हैं। इसमें शीर्ष भित्ति भ्रंश सतह के ऊपर की ओर क्षेपित हो जाती है, अर्थात शीर्ष भित्ति ऊपरी खंड के साथ ऊपर की ओर मिलती है। क्षेपण क्रिया के साथ संलग्न होने के कारण इसे उत्क्रम या क्षेपित भ्रंश भी कहा जाता है। इस भ्रंश के निर्माण में संपीड़न द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संपीड़न के अधिक होने के फलस्वरूप भ्रंश के एक खंड का क्षेपण दूसरे खंड पर होता है, अतः ऐसी दशा में इसे संपीड़ात्मक या अधिक्षेपित भ्रंश भी कह सकते हैं। देखिए, इस फोटो में दर्शाया गया है कि सामान्य भ्रंश किस प्रकार से होगा। तो सामान्य भ्रंश में सामान्यतः ये दिया हुआ है, तनावमूलक बल कार्य करेगा, जिसमें दो विभिन्न प्रकार की प्लेटें विपरीत दिशा में जाएगी, जिसके कारण एक भाग नीचे की ओर दब जाएगा और एक भाग स्थिर अवस्था में रहेगा, और जो खड़ा ढाल की आकृति ले लेगा, जिसको हमने भ्रंश कगार कहा है। दूसरा संपीड़न मूलक बल। देखिए, सामान्य भ्रंश की उत्पत्ति तो तनाव बल के कारण होती है। व्युत्क्रम या विलोमी जो भ्रंश होता है, इसमें तनाव बल तो कार्य करेगा, लेकिन तनाव बल के साथ साथ इसमें जो टूटा हुआ भाग है वो एक दूसरे की ओर भी खिसकेगा, यानी संपीड़नात्मक बल भी इसमें कार्यरत होगा। संपीड़न मूलक बल भी इस उत्क्रम भ्रंश के निर्माण में सहायक होता है। तो इसमें देखिए, ये चट्टानें एक दूसरे की ओर आई, जिसके कारण किस प्रकार से कगार की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार तीसरा है नतिलंबी भ्रंश। इसमें क्या होगा, देखिए, नतिलंबी सर्पण भ्रंश या विदारण भ्रंश या रेंच भ्रंश भी बोलते हैं। इसका नाम पारवर्ती भ्रंश या पार्श्वी भ्रंश भी है। इस भ्रंश में क्या होता है कि क्षैतिज संतुलन के कारण क्षैतिज दिशा में सेलों का नतिलंबी स्थानांतरण होता है। ऐसे भ्रंशों के कगारों की रचना नहीं होती, यदि होती है तो बहुत ही सामान्य, यानी भ्रंश कगार की उत्पत्ति इसमें न के बराबर होती है। ऐसी ही नति सर्पण भ्रंश में होती है, परंतु इसका सर्पण घटक बहुत ही छोटा होता है। कैलिफोर्निया यानी यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसका जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, जिसमें सेंट एड्रियाटिक घाटी और कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार के नती लंबी भ्रंश के उदाहरण मिलेंगे, जिसमें दो विभिन्न प्रकार की प्लेटें या चट्टानें एक दूसरे के अगल बगल में सरकती रहती है।
चौथा है सोपानी भ्रंश। जब असमान बलों के कारण किसी क्षेत्र में कई भ्रंश तल एक ही दिशा में निर्मित होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक ही दिशा में कई खंडों में शैल स्थानांतरित होता है, तो इस प्रकार निर्मित भ्रंश को सोपानी भ्रंश कहते हैं। इस भ्रंश में यह आवश्यक है कि भ्रंश द्वारा अधक्षेपित खंडों का अधोगमन एक ही दिशा में संपन्न हो। इनके उदाहरण आल्प्स और हिमालय में मिलते हैं। ऐसे दृष्टांतों में क्रस्ट स्थानांतरण की कुल मात्रा एकाकी भ्रंश सतह पर केंद्रित होने के बजाय विभाजित हो जाती है, जिससे इसे संयुक्त या विभाजित भ्रंश भी कहते हैं। यानी कि सोपानी भ्रंश की उत्पत्ति तब होती है जब तनावमूलक बल एक दीर्घावधि तक लंबे समय तक कार्यशील रहता है, जिसके कारण जो भ्रंश है उसमें विभिन्न प्रकार के सोपान बन जाते हैं। इसी प्रकार इसको सोपानी भ्रंश कह सकते हैं। ये देखिए चित्र दिया हुआ है इसमें कि किस प्रकार से एक चट्टान नीचे धसी, अगले वाले में दूसरी धसी, फिर तीसरी, तो इस प्रकार एक सोपान, एक सीढ़ी की सीढ़ी बन जाएगी, तो इसको सोपानी भ्रंश कहेंगे। भ्रंश से अब उत्पन्न स्थल रूप या स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होगी, प्रमुख लैंड फॉर्म्स कौन से होंगे इसमें। तो देखिए भ्रंशन की प्रक्रिया द्वारा धरातल पर कौन कौन से स्थल रूप या स्थलाकृतियाँ बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है भ्रंशोत्स पर्वत या हॉट्स पर्वत भी बोलते हैं इनको। भ्रंशोत्स पर्वत या हॉट्स पर्वत या पठार, जब भ्रंश की घटना होती है, दो चट्टानों में तनाव उत्पन्न होता है, तो एक भाग जब नीचे धंस जाता है और एक भाग स्थिर अवस्था में रहता है, तो स्थिर अवस्था वाला भाग काफ़ी ऊंचा हो जाता है जो नीचे धंसा उस भाग से, और वो एक पर्वत या पठार का रूप ले लेता है। उसी को बोलते हैं भ्रंशोत्स पर्वत या हॉट्स पर्वत, यानी भ्रंश के द्वारा निर्मित पर्वत। इसको हॉट्स शब्द भी हॉट्स पर्वत भी कहते हैं। तो हॉट्स जर्मन भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस ने ऐसे भूदृश्यों के लिए किया था जिनके ऊपरी तल या शिखर तल प्राय समतल होते हैं, जो भ्रंशन की क्रिया के अंतर्गत ज्यों के त्यों रह जाते हैं। इनका निर्माण भ्रंश की विशेषक गति द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप दो युग्मित भ्रंशों के बीच किसी भूखंड का उत्थान होता है, अथवा इसके बीच का भाग स्थिर रहता है तथा दोनों ओर के समीपी शैलखंडों का नीचे की ओर धंसा हो जाता है। ऐसे भ्रंशों से संबंधित उत्थित खंड या स्थिर खंड को हॉट्स कहा जाता है। हॉट्स को परिभाषित करते हुए वॉरस्टर ने लिखा है कि हॉट्स एक उत्क्षेपित भूखंड है जो पृथ्वी के भूखंडों के ऊपर खड़ा मिलता है, जो स्थिर रूप से खड़े हो गए हैं या अवतलित हो गए हैं। हॉट्स के ऊपरी भाग में अनाच्छादन यानी अपर्दन और परिवहन जैसी घटनाएं होने के कारण ऊपरी तल के अधिकांश उच्चावच समाप्त होने लगते हैं, किंतु उनकी संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। संरचना के दृष्टिकोण से हॉट्स की लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में अधिक होती है, जिसका स्वरूप एक दीर्घ पठार या पर्वतीय कटक के समान हो जाता है। हॉट्स का सर्वोत्तम उदाहरण जर्मनी के वज़ेज पर्वत तथा हॉट्स पर्वत एक ओर तथा ओडेनवाल्ड तथा ब्लैक फॉरेस्ट दूसरी ओर है, जिसके मध्य राइन की भ्रंश घाटी, राइन प्रमुख यूरोप की नदी है, वो जो भ्रंश घाटी में बहती है। इसके अतिरिक्त सिनाई प्रायद्वीप तथा पूर्वी एशिया के कोरिया प्रायद्वीप में भी हॉट्स पर्वत के उदाहरण मिलेंगे। संयुक्त राज्य में वाजाई श्रेणी तथा सीरा नेवादा में भी हॉट्स के उदाहरण हैं। पाकिस्तान में सॉल्ट पर्वत श्रेणी भी भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण माना जाता है। और हमारे भारत में आप देखेंगे तो जो विंध्यन पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला, खास करके विंध्यन और सतपुड़ा और जो अजंता पर्वत श्रेणी है वो इसके हॉट्स पर्वतों को ही उदाहरण माना जाता है, क्योंकि जो नर्मदा और तापी वो भी एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली प्रमुख भारत की नदियां हैं। अब देखिए इस चित्र में आप देख सकते हैं कि हॉट्स पर्वत और रिफ्ट घाटी का एक दिया हुआ है कि हॉट्स पर्वत देखिए जो ऊपर उठा हुआ बीच वाला भाग है, और जो नीचे बीच में धसा हुआ उसको गॉरबेन या रिफ्ट घाटी कहते हैं। हॉट्स यानी ऊंचाई वाले जो उत्थपित भाग है वो तो हॉट्स पर्वत हो गया, और जो नीचे धसा हुआ भाग है उसको घाटी कह दिया, जिसको हम रिफ्ट घाटी या गॉरबेन घाटी भी कहते हैं। तो भ्रंश के द्वारा निर्मित दूसरी प्रमुख स्थलाकृति है रिफ्ट घाटी या द्रोणिका, या इसको गॉरबेन भी बोलते हैं। भ्रंशन क्रिया द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में भ्रंश घाटी सबसे महत्वपूर्ण है। जब किसी स्थान पर लंबाई में कई किलोमीटर तक स्थलखंड भ्रंशन क्रिया के अंतर्गत अवतरित होता है तो उससे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। एक अर्थ में भ्रंश घाटी या गारबेन को हॉट्स का विलोम कहा जाता है, क्योंकि इसमें भ्रंशित गर्त सम्मिलित होता है जो दो समानांतर भ्रंशों के बीच पड़ा हुआ मिलता है, जिनके क्षैपित खंड विपरीत दिशाओं में पाए जाते हैं। गति के दोनों किनारों पर भ्रंशों की श्रृंखलाएं भी मिल जाती है, जिससे सोपानी भ्रंशन की क्रिया का आविर्भाव होता है।
और रिफ्ट घाटी के सदस्य ग्रेबन भी है, जो जर्मन भाषा का एक शब्द है। और इसमें आप देख सकते हैं चित्र में कि किस प्रकार से भ्रंशोत पर्वत और रिफ्ट घाटी जो भ्रंशन की क्रिया के ही परिणाम है, और ये दो प्रमुख स्थलाकृतियाँ एक दूसरे के विलोम होती है। जिस प्रकार से हॉर्स पर्वत ऊपर उठा हुआ भाग होगा और घाटी या गार्बेन या रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी भी जो नीचे धसा हुआ भाग कहलाएगा।